मेरे भाई की ये तीसरी शादी थी, क्योंकि जब भी उनकी शादी होती थी तो सुहागरात की रात को दुल्हन भाग जाती थी। पहले 2 शादियों के बाद मेरे भाई की तीसरी शादी करवाई गई। इस बार हम लोगों ने प्लान बनाया कि आखिर ऐसा क्या होता है इनके कमरे में कि दुल्हन भाग जाती है, इसलिए हम लोगों ने उन पर नज़र रखी। फिर हम लोगों ने जो देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा नाम कामिनी है। मैं एक छोटे से परिवार और साधारण परिवार में ही पली बड़ी थी। मैं और मेरा छोटा भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरे पिताजी हमारे बचपन में ही इस दुनिया और हमें छोड़कर चले गए थे। हमारी परवरिश हमारी माँ ने ही की थी। खेतों में मजदूरी करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं बैंक में एक अच्छी सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रही थी। आज सुबह सुबह का समय था। मैं और मेरा भाई भी आज जल्दी उठ चुके थे, क्योंकि आज मेरा सरकारी नौकरी का परिणाम आने वाला था। मैं तो बस घबराहट के मारे अपने नाखून चबा रही थी। आखिर इतनी मेहनत जो की थी मैंने इस जॉब के लिए। माँ मुझे बार बार विश्वास दिला रही थी कि सब अच्छा होगा। अब सिर्फ परिणाम आने में 1 घंटा बचा था। तभी हमारे पड़ोसी अंकल अपना लैपटॉप लेकर आ गए, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था। आज तक सभी परिणाम वो ही निकालते आए थे हमारा। अब मेरी परीक्षा का परिणाम आ चुका था और मेरी बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब लग चुकी थी। सब लोगों की खुशी का ठिकाना न था। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। मैंने अपनी माँ को कस कर गले से लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने ही दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया था, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साथ ही एक दुख भी था कि अगर आज पापा होते तो वो कितने खुश होते। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे। खैर, जैसे ही मेरी जॉब का मेरी सहेलियों को पता चला, वो सब हमारे घर आ चुकी थी और पार्टी मांगने लगी। माँ ने भैया को कुछ पैसे दिए और बाजार से कुछ मिठाई और नमकीन मंगवाई। सब लोगों ने जलेबी समोसों के साथ कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया। फिर कुछ देर हंसी ठिठोली के बाद वो सब चली गई और मैं भी अपने काम में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकले और अब मेरी ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी। मेरे गांव से कुछ दूरी पर एक शहर था, उसी में मेरी पोस्टिंग थी। कुछ दिन तो बस से ही आना जाना किया, लेकिन फिर मैंने एक स्कूटी ले ली और उससे ही आने जाने लगी। माँ की भी अभी तबीयत खराब रहने लगी थी। छोटा भाई भी 11वीं कक्षा में पढ़ता था। पूरे घर की जिम्मेवारी अब मुझ पर आ चुकी थी। घर का काम करने के बाद अपनी ड्यूटी पर जाती थी। कुछ दिन बाद मेरे मामा की लड़की की शादी थी, तो हम लोगों को मेरे ननिहाल जाना था। मैंने भी कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। हम लोग शादी से 3 दिन पहले ही मेरे ननिहाल चले गए और वहाँ जाकर खूब शादी को एंजॉय करने लगे। आज मेरे मामा की लड़की की शादी थी। शाम को बारात आनी थी। तभी मेरे छोटे भाई यानी अंकित ने एक हंगामा कर दिया। वहाँ पर आई एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पर उस लड़की के भाई ने अंकित के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। जैसे तैसे हमने बात को बढ़ने से रोकी और सबको शांत किया। अंकित ने किया तो गलत था, लेकिन बात को बढ़ाने का भी कोई फायदा ना था। अंकित ने सभी रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दी थी। माँ की भी तबीयत खराब हो गई थी, इसी चिंता में कि सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जैसे तैसे मैंने और बाकी परिवार वालों ने उन्हें समझाया कि फिक्र करने से समस्या का हल नहीं निकलता है। खैर, जैसे तैसे हम लोगों ने वहाँ शादी निपटाई और घर आ गए। घर आकर मैंने और माँ ने अंकित को खूब डांटा। अब शायद लग रहा था कि अंकित अपने की पर शर्मिंदा है। मैंने अंकित को समझाया और अच्छे से पढ़ाई करने को कहा। मुझे लगा कि शायद ये गलती अंकित की आखिरी गलती थी, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम था। अंकित सुधरने वालों में से नहीं था। उसने रोज़ाना नए बखेड़े करना शुरू कर दिया। अब तो रोज़ाना कोई न कोई उलाहना लेकर घर आता ही था। अंकित की हरकतें अब समझ से बाहर हो गई थीं। हम लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। जब भी हम उसे डांटते तो वह मरने की धमकी देने लगता। हम लोग इसी वजह से उसे कुछ नहीं कहते थे कि कहीं वो कुछ कर न बैठे। खैर, कुछ दिन यूं ही निकले। अब एक दिन माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी खराब तबीयत का कारण भी केशव ही था, क्योंकि उसकी माँ को दिन रात फिक्र रहती थी।
उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया था। कुछ दिन एडमिट रखने पर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब मैंने उन्हें बड़े शहर में ले जाने की सोची। दूसरे दिन हम माँ को लेकर बड़े हॉस्पिटल में जाने ही वाले थे कि उससे पहले ही वो हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। मुझसे तो मानो मेरी दुनिया ही छिन गई हो। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को और अंकित को संभाला और घर आए। माँ की तहरवी हो गई। उसके बाद मैंने फिर से अपनी ड्यूटी जाना शुरू कर दिया। अब अंकित को एक अच्छा इंसान बनाना था मुझे, इसलिए मैंने उसे एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाया और अच्छे से हॉस्टल में छोड़ा। अब मैं कुछ कुछ दिनों से अंकित को संभालने जाती और उसे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती वो देकर आती थी। अंकित भी अब कुछ हद तक सुधर चुका था। मैं अकेली रहती थी घर पर। माँ पापा की याद मुझे बहुत सताती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ दिन बाद मेरे मामा मामी हमारे घर पर आए। उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें करने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैं कैसे जा सकती थी, क्योंकि जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी वो मेरे ननिहाल से बहुत दूर था। आने जाने में कई घंटे लगते थे, इसीलिए मैंने जाने से मना कर दिया। दरअसल वो लोग मेरे रिश्ते की बात करने आए थे। मामा ने कहा कि बेटी, अब तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है, कब तक यूं अकेली रहोगी? तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारा सहारा तुम्हें मिल जाए और अकेलापन भी दूर हो जाए। मुझे शादी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं मामा को कैसे बोल सकती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और मेरे माँ पापा जैसे थे। उन्हें भी तो मेरी फिक्र थी। खैर, मैंने उन्हें हाँ बोल दी। कुछ दिन यूं ही निकले। फिर एक दिन मामा का कॉल आया और वो कह रहे थे कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दूसरे दिन लड़के वाले के आने से पहले मामा मामी आ गए थे और सब तैयारियों में हाथ बंटाने लगे। कुछ देर बाद लड़के वाले आए और मुझसे कुछ बात की और कहा कि हमें लड़की पसंद है। इस तरह मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मेरे होने वाले पति का नाम सूरज था और वो भी एक सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन अफसोस वो भी मेरी तरह अनाथ थे। घर में सिर्फ सूरज और उनकी बहन सलोनी ही रहते थे। इस तरह मेरी सूरज से कॉल पर बात होने लगी और दोनों के दिल मिलने में टाइम ना लगा। मुझे भी सूरज का स्वभाव और उसके विचार बहुत अच्छे लगे। अब अंकित का भी कॉलेज कंप्लीट हो चुका था और एक समझदार इंसान बन चुका था। अंकित घर आया और मुझसे खूब बातें करने लगा। अब घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कुछ दिनों बाद मेरी शादी की डेट जो निकल गई थी। अंकित भी हर काम भाग भाग के कर रहा था, जैसे मानो वो मेरी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। मेरी शादी में कोई कमी नहीं रहने वाली थी, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज़ की थी और वो माँ पापा की। उनकी याद मुझे बहुत सता रही थी। खैर, मुझे अब एक चिंता सताने लगी कि मेरे बाद अंकित का ख्याल कौन रखेगा। मुझे डर था कि कहीं अंकित अकेला रह रहकर वापस से बिगड़ ना जाए। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसे सुधारा था। मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने अंकित को अपने पास रखने का बोला, लेकिन ये भी नहीं जचा, क्योंकि मामा के लड़के राजू के साथ अंकित की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दूसरे को वो फूटी आंख नहीं भाते थे। मैं नहीं चाहती थी कि इन दोनों के झगड़ों से मामा मामी को कोई दिक्कत उठानी पड़े, लेकिन फिर अभी किया भी तो क्या जाए। तभी सूरज का कॉल आता है। हम लोग बात करने लगते हैं कि तभी सूरज ने कहा कि हम लोग अंकित को भी अपने पास ही रखेंगे। उसकी पढ़ाई लिखाई शादी सब हमारे पास ही होगी। सूरज की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली और मैं मन ही मन भगवान को भी धन्यवाद दे रही थी कि ऐसा पति दिया मुझे जो मेरी हर बात बिना कहे समझ जाता है। खैर, कुछ दिन बाद मेरी शादी बड़ी ही धूमधाम से सूरज हो गई और खुशियों के साथ मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ सूरज के रिश्तेदारों ने मेरा धूमधाम से स्वागत किया और सारी रस्में पूरी की। फिर मैंने और सूरज ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। कुछ दिन ऐसे ही निकलते गए। मेरी ननद जो सूरज की छोटी बहन थी, वो भी बहुत अच्छी थी। ग्रेजुएट कर रही थी, पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थी। अब अंकित भी बड़ा हो चुका था और पढ़ाई करके अच्छी जॉब भी करने लगा था। अब मैंने और सूरज ने उसकी शादी करने की सोची और उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी थी।
काफ़ी मस्कित के बाद अंकित के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की का नाम पूनम था। बहुत अच्छी लड़की थी। रिश्ता करने के कुछ दिन बाद ही अंकित और पूनम की शादी करवा दी गई। धूमधाम से शादी हुई और पूनम का हम लोगों ने खूब अच्छा स्वागत किया। लेकिन उसके बाद तो जो हुआ उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो पूनम गायब थी। उसका कोई ठोक ठिकाना नहीं था। अंकित भी बेहोश पड़ा था। जैसे तैसे अंकित को होश में लाया गया और उससे रात की घटना के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने कहा, मैं कब बेहोश हो गया, मुझे कुछ पता नहीं है। हम लोग बहुत दुखी थे और सबसे ज़्यादा दुखी अंकित था, क्योंकि उस बेचारे की तो जिंदगी खराब हो गई थी। हम लोगों ने पूनम को बहुत खोजा, लेकिन उसकी कोई खबर न लगी। अब इस घटना को हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। सब लोग इस बात को भूल चुके थे और सब लोगों ने ये मान लिया था कि शायद पूनम इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए अपने पसंदीदा लड़के के साथ भाग गई हैं। हम लोगों ने अंकित की दोबारा शादी करवाने की सोची और उसके लिए फिर से लड़की तलाशना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसके लिए एक बार फिर लड़की मिल गई थी। अंकित की दोबारा शादी करवा दी गई। सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद तो और क्या होना था। आखिर वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। दूसरे दिन अंकित की बीवी कमरे से गायब थी और अंकित भी कमरे में बेहोश पड़ा था। अब तो हम लोग पूरी तरह से बेहाल से हो गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर ऐसा क्या होता है इस कमरे में जिसकी वजह से ये घटना हो जाती है। खैर, हम लोगों ने कुछ सालों में ये बात भी भुला दी। अब तो हम लोग अंकित की शादी करने से डरने लगे थे, लेकिन शादी करनी भी जरूरी थी, क्योंकि अंकित को पूरी उम्र कुंवारा भी तो नहीं रख सकते थे। हम लोगों ने अंकित की फिर से शादी करवाने की सोची, लेकिन इस बार अंकित का रिश्ता मिलना इतना आसान नहीं था। 2 बार शादी होने के बाद और दुल्हन का यूं शादी की दूसरी रात गायब हो जाना कोई आम बात नहीं थी। ऐसे में भला कौन अपनी लड़की को अंकित को देता। कुछ लोगों में तो ये सनसनी भी फैल गई कि अंकित में ऊपरी साया है, जिसकी वजह से अंकित दुल्हनों को गायब कर देता है। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते थे। लेकिन तीसरी बार अंकित के लिए एक लड़की मिल गई थी। वो भी पहले से एक बार शादी कर चुकी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी, तो वो अपने मायके में विधवा की जिंदगी गुजार रही थी। हम लोगों ने अंकित की पहली 2 शादियों की बात खोल ली थी उनके सामने। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, तो अंकित की शादी कर दी गई। मेरी भाभी का नाम अंजलि था। इस बार हमारा दिल बहुत डर रहा था कि कहीं पहले की तरह ना हो जाए। सब सच जानने के लिए मैं और मेरे पति अंकित के कमरे में कहीं कोने में छिप गए और पूरी सच्चाई जानने की सोची। अब क्या होना था। उन दोनों ने दूध पिया और जैसे ही अंकित ने दूध पिया वो बेहोश हो गया और उनके कमरे का दरवाज़ा खुला। फिर जो हमने देखा तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि कमरे में मेरी ननद आई हैं। इधर अंजलि भी बेचारी घबरा गई। मेरी ननद के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वो बिना कुछ बोले अंजलि पर वार करने ही वाली थी कि सूरज ना जाकर उसे पकड़ लिया और खींच के एक तमाचा जड़ दिया। अब मेरी ननद रोने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या है ये सब, तो वो कहने लगी कि मैं अंकित को बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकती हूँ। मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं अंकित से प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं भैया मुझे मारे ना। इसीलिए मैंने ये खेल रचा कि जो भी अंकित की दुल्हन होगी उसे मैं मारकर गार्डन में दफना दूंगी। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अंकित के दूध में बेहोशी की दवाई मिलानी शुरू कर दी और अंकित की बीवी को मारकर घर के पीछे गार्डन में दफनाने लगी, ताकि लोगों को लगे कि दुल्हन रात को भाग गई है और अंकित को कोई भी लड़की न दे और मैं अंकित से शादी कर लूं। मेरी ननद ने 2-2 खून कर दिए थे। सूरज और मेरा कोई हाल नहीं था। हम लोग सिर्फ अपना सिर पकड़कर रो रहे थे कि काश तुम हमें पहले ही बता देती तो हम तुम्हारी शादी अंकित से करवा देते। तुमने 2 मासूम लड़कियों की जान ले ली। सूरज ने पुलिस को बुलाया और मेरी ननद को गिरफ्तार करवाया। मैं अब कुछ भी बोलने की हालत में ना थी। सिर्फ यही सोच रही थी कि प्यार लोगों को जीने का ढंग देता है,
रिश्तों में मजबूती बनाता है, लेकिन यदि यही प्यार पागलपन बन जाए तो किसी की जान भी ले सकता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके पक्का पक्का बताना। लव यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। प्लीज प्लीज प्लीज।